Good evening, students. In today's lecture, we will discuss our next topic, that is Stirling formula. देखिए, firstly we should know that what is the use of the Stirling formula. इससे स्टीलिंग फार्मूला आप मैथ्स में भी पढ़ते हो कि log n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n log n माइनस n, मतलब log ऑफ n फैक्टोरियल का एक ये शॉर्ट फार्मूला बताता है। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि स्टीलिंग फार्मूला का यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए, अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज है तो उस केस में n फैक्टोरियल भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, बिकॉज अगर n की वैल्यू सपोज 2000 हो तो उसका हमें n फैक्टोरियल निकालना हो तो 2000 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 2000 इंटू 1999 एंड सो ऑन टिल 1। इसको मल्टीप्लाई करना, इस सारी वैल्यू को इतनी सारी अनगिनत है, ये तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना। तो उस केस में स्टीलिंग फार्मूला हमारी हेल्प करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि n फैक्टोरियल को डायरेक्ट सॉल्व ना करके उसका log ले लेते हैं और log n फैक्टोरियल का एक फिर शॉर्ट हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टीलिंग फॉर्मूला, और वो होता है n log n माइनस n। ओके, तो अभी हम इसको डिराइव करेंगे स्टीलिंग फॉर्मूला को। देखिए, log n फैक्टोरियल है हमारे पास, log n फैक्टोरियल। ठीक है, पहले तो अगर हम सिंपली बात करें कि n फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है किसी वैल्यू के लिए, हमें फैक्टोरियल निकालना हो तो वो क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाते हैं हम, 1 तक। यही होता है n फैक्टोरियल। ओके, अब log n फैक्टोरियल मतलब अगर दोनों साइड log ले लें तो फिर क्या हो गया हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन वाली अगर काफ़ी टर्म्स का हम log ले लेते हैं तो वो log लेने के बाद आपस में एडिशन की फॉर्म में आती है, जैसे log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। तो उसी टाइप से इसको फिर क्या लिखेंगे हम, log n प्लस log n माइनस वन एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी अप टू 1 तक। ओके, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सम है सभी वैल्यूज़ का, तो समीशन आगे लगा दें। समीशन की लिमिट अगर हम ले लें 1 टू n इसलिए बिकॉज n लार्जेस्ट वैल्यू है एंड 1 तक जा रहा है, ये हमारा log के साथ वाला टर्म, इसलिए 1 टू n एंड log कुछ भी मान लो, मैं सपोज कर लेती हूँ x कोई वेरिएबल, और x की फिर वैल्यू क्या है, ये हमारी 1 टू n जा रही है, दैट इज इक्वल्स टू log n फैक्टोरियल। यही पता चल रहा है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं कि log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समीशन x इज इक्वल टू 1 टू n log x, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर n बहुत लार्ज वैल्यू है तो समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। ये हमें पता है कि अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो ना जिसका हम सम ले रहे हैं जिस लिमिट पे, तो हम उस केस में समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि log n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू n log x dx। dx क्यों लिया, बिकॉज x की लिमिट है ये 1 टू n है जो, तो जिसकी लिमिट होती है फिर इंटीग्रेशन उसी के ही विद रिस्पेक्ट टू होगा, इसलिए। ओके, अब देखिए log x के साथ कुछ भी नहीं है, तो सपोज 1 है, 1 से किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म रहती है, तो 1 अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे देन इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करना हो दो टर्म्स का, तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। ये आपको पता है, अब तक आपने इस चीज़ को पढ़ चुके हो ये। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये जो log x है ना, इसको तो हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, और जो 1 है इसको सेकंड मान लेते हैं, सेकंड वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल log x, सेकंड वेरिएबल 1 ले लिया।
तो अब देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसका जो लिमिट है वो है 1 to n, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x, 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x, इस पूरे का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n। तो यही चीज़ बनेगी हमारे पास, ये दो टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम, n इसका अपर लिमिट है तो n log n, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ रही है, एन log n ही बचेगा ओवरऑल, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x पे जो इसका ये लिमिट पुट करेंगे 1 to n, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, तो n log n माइनस, एक बार अपर लिमिट पुट की n, और माइनस, और ये बाहर वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1, ये क्लियर। ओके, अब देखिए n हमने क्या कहा था कि n बहुत लार्ज वैल्यू है, अगर n बहुत लार्ज वैल्यू है उसमें से एक माइनस हो जाए या उसमें एक प्लस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट मीन्स वी कैन नेग्लेक्ट दिस वन बिकॉज n इज वेरी लार्ज, इफ n इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1 देन वी कैन नेग्लेक्ट 1। तो उस केस में n जो हम लेके चले थे ना log n फैक्टोरियल, ये हमारे पास फिर किसके इक्वल बचेगा, n log n माइनस n, यही हमारे पास होता है स्टीलिंग फॉर्मूला, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n log n माइनस n बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू log n फैक्टोरियल, इट इज कॉल्ड द स्टीलिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टैटिक एंड द डायनेमिक सिस्टम, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, जस्ट डेफिनेशन करनी है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, स्टैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू द रेस्ट, तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रहें अपनी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के अंदर रेस्ट में रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक सिस्टम। एक्चुअली स्टैटिक सिस्टम जो होता है ये अपने आप चेंज नहीं होता, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन को हमने टॉस किया, तो कॉइन जब टॉस किया तो वो उसने एक पोजीशन ले ली, मतलब या हेड अप आ गया या हेड डाउन आ गया, अपने आप से तो वो पलट के अपनी कुछ टाइम के बाद सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता ना, तो इसलिए वो स्टैटिक सिस्टम है। डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, और इस टाइप से मूव करते हैं कि सिस्टम एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में चला जाता है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम ये अपने आप से चेंज हो जाता है, इंटरनल फोर्सेस वगैरह की वजह से चेंज हो सकता है, जैसे चेंज होता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल गैसियस सैंपल है कोई हमारे पास, गैस का सैंपल है, वो डायनेमिक सिस्टम है। ऐसा क्यों, बिकॉज गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि गैस की जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, वो रैंडम मोशन होता रहता है उनका कंटिन्यूसली, एक दूसरे के साथ वॉल्स के साथ कोलिजन होता रहता है, उनकी पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी ये सब चेंज होता है, तो इसलिए वो डायनेमिक सिस्टम है। अगर डायनेमिक सिस्टम को कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगती है तब उसको हम वापस उसकी इनिशियल माइक्रोस्टेट के अंदर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ फोर्स वगैरह अप्लाई की और उसको कुछ टाइम के लिए हमने छोड़ दिया, उसको मतलब कि अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो उस केस में वो मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाली माइक्रोस्टेट को गेन कर लेता है। ठीक है, तो वो उसकी उस टाइम जो उसकी स्टेट होती है जब हमने उसको मतलब कुछ भी चेंज करके, लेकिन फिर उसको कुछ टाइम के लिए उसको
छोड़ दिया ना फ्री, तो उस टाइम जो वो अपनी मैक्रो स्टेट गेन करता है वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टैटिक एंड द डायनेमिक सिस्टम। थैंक यू।